अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस में स्पेशल टैक्स दोस्ती फैंस मोस्ट वांटेड वीडियोस, और पार्ट 2 देख रहे हैं सैलरी पे। बेसिकली हमें जैन इस्लामाबाद ने इस वीडियो पार्ट के लिए तीन पार्ट्स की सैलरी पे सेक्शन 149 और सेक्शन 12, और फिर हम इसके रेट्स वगैरह देखेंगे अगले पार्ट में। हमें स्पॉन्सर किया और उन्होंने कहा कि जी एक डिटेल्ड डिस्कशन आप करें, क्योंकि हमने इससे पहले कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री बनाई है टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। जो जून से लेके सितंबर तक 34 पार्ट्स हैं, उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस सेक्शन 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी सेक्शन आपने देखना है, लेकिन वो ब्रीफ वहाँ पे बात की गई है, और जो लॉ में चेंजेस आए हैं टैक्स ईयर 2022 के लिए उन पे, और एग्जिस्टिंग लॉ पे भी बात हुई है। आज हम देखेंगे कि जो सैलरी है, जब हम कहते हैं कि सेक्शन 149 में पार्ट 1 में कि जी सैलरी जो एक एम्प्लॉय को मिल रही है वो उस पर विद होल्डिंग होगी उस सेक्शन के तहत, तो फिर सैलरी में क्या क्या शामिल है। तो कहता है कि एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन अ टैक्स ईयर अदर देन सैलरी दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो एग्जेम्प्ट सैलरीज बिल्कुल अवेलेबल हैं, और अगर आप सेकंड स्केड्यूल में जाएं तो उसमें पार्ट 1 में वो सैलरीज जो एग्जेम्प्ट है टैक्स से उनका जिक्र है, और हमने उसको ब्रीफली जो है अपनी कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री में कवर किया। तो ऐसी सैलरी जो एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा बाकी सैलरी जो होगी वो रिसीव बेसिस पे, यानी कि जो सैलरी आपको पूरे साल में रिसीव होगी आपने सिर्फ उस पर टैक्स देना है। सपोज़ करें किसी वजह से आपका एम्प्लॉयर आपको जुलाई से जून के दरमियान किसी भी टैक्स ईयर में, इस वक्त हम टैक्स ईयर 2022 में, आपको सैलरी किसी मंथ की या पूरे साल की नहीं दे पाता, तो जिस साल फिर आपको वो रिसीव होगी आपने उस टैक्स ईयर में लेनी है। या अगर सिंपल समझें कि आपको वो सैलरी दे रहा है लेकिन मई और जून की सैलरी नहीं देता, वो जुलाई में एक्चुअली पे करता है, तो फिर आपने टैक्स सिर्फ जुलाई से लेके अप्रैल तक की सैलरी पे देना है। मई और जून की सैलरी जो आपको नहीं मिली उस पर आपने टैक्स नहीं पे करना, फिर आपने अगले साल पे करना होगा। तो कहता है शेल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड सैलरी। तो ये जो सब सेक्शन 1 है, इसका मकसद ये है कि सैलरी को किस हेड में डालना है उसको एक्सप्लेन करें। कि जो सैलरी आपने रिसीव करनी है, तो अपने आयरस के जो अकाउंट है आपका, उसमें जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो सबसे पहले तो ये कि आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो आप सैलरीड अकाउंट ओपन करेंगे। अब सैलरीड पर्सन कौन है वो पार्ट 3 में हम देखेंगे जब हम फर्स्ट शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप सैलरी के हेड के नीचे आप जो है सैलरी का जो हेड आ रहा है आयरस में, उसमें आप अपनी सैलरी जितनी रिसीव हुई है सिर्फ वो एंटर करेंगे। ये सब सेक्शन 1 ये बता रहा है। अब सैलरी से क्या मुराद है, तो ये एक लिस्ट है जिससे हम गो थ्रू होंगे, होपफुली अच्छे टाइम में कवर कर लेते हैं। तो कहता है सैलरी मीन्स, इसका मतलब है कि जो जो चीज़ें इसमें शामिल हैं वो सैलरी हैं। उसके अलावा अगर इसके अलावा आपको आपके एम्प्लॉयर से कोई बेनिफिट मिलता है तो वो सैलरी में कम से कम नहीं आएगा। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। इसका मतलब ये है कि आपका एम्प्लॉयर चाहे आपको कैश दे सैलरी के तौर पे, या वो आपको गाड़ी ख़रीद के दे दे कि अब आप रखें या अब आप यूज़ करें, तो चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो या जैसे गाड़ी है वो कैपिटल नेचर की होती है, दोनों केस में वो आपकी सैलरी का हिस्सा बनेगा, इंक्लूडिंग। और ये एग्जांपल्स फिर उन्होंने दिया, ये उन्होंने कानून बता दिया है। यानी आपको सैलरी का मतलब है कि कोई भी अमाउंट आपको एज एन एम्प्लॉय मिले, हो सकता है उस बिज़नेस में आप अलग से कंसल्टेंट भी हों, तो वो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ सकती है। वो डिफरेंट सिनेरियो होगा। जब जो अमाउंट भी आपको एज एन एम्प्लॉय मिलेगी आपके कॉन्ट्रैक्ट के तहत, चाहे वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो या ज़ुबानी कॉन्ट्रैक्ट हो, या आपको पता हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से पेमेंट्स होती हैं, तो एम्प्लॉयज़ एज एन एम्प्लॉय आपको एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वो, और इन इन लफ्ज़ों को भी सेक्शन 2 में डिफ़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो जो भी आपको अमाउंट मिलेगी वो रेवेन्यू नेचर की हो, यानी जैसे कैश वगैरह होता है, या कैपिटल नेचर की हो, यानी कि जिस तरह से आप गाड़ी वगैरह ये सब होता है, ये सब कुछ आपकी सैलरी का हिस्सा होगा। और इंक्लूडिंग ये एग्जांपल्स हैं पे
wages, any other remuneration provided to an employee including leave pay, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, यानी कैसे होता है कि आप छुट्टी लेते नहीं हैं लेकिन आपकी लेबर लॉज के तहत या आपकी एम्प्लॉयर के मुताबिक 20-25 छुट्टियां साल की बनती हैं, उसके बदले आप कैश ले लेते हैं तो वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा होगा। ओवर टाइम की जो पेमेंट होती है वो भी आपकी सैलरी में शामिल होगा। बोनस जो आपको मिलेगा क्योंकि आप एम्प्लॉई हैं तो बोनस, कमीशन, फ़ी, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी ये होती है जो एम्प्लॉयर अपनी खुशी से पेमेंट करता है, हर मंथ तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपको साल के बाद या जब आप रिटायर हो तब भी मिले तो ये आपकी सैलरी में शामिल होगा। और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स का मतलब होता है जिसको आगे मज़ीद एक्सप्लेन किया कि अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशंस। आप ऐसे रिमोट एरियाज़ में जाते हैं या आप ऐसा काम करते हैं जैसे माइनिंग है, ड्रिलिंग है, एक्सप्लोसिव्स के साथ काम करना है, ऑयल रिग पे काम करना है, तो इन सब की वजह चूँकि आपके जान जाने की ज़्यादा जो है चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू डेस्क जॉब या नॉर्मल रूटीन सेल्स की जॉब, उसमें भी चांस होता है लेकिन इन जॉब्स में ज़्यादा चांस होता है, तो आपको उसकी वजह से ज़्यादा पे मिले तो वो भी सैलरी का हिस्सा है, उसको आप ये कह नहीं सकते कि ये सैलरी नहीं है। इसके अलावा एनी परक्विजिट, परक्विजिट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कैश की सूरत में नहीं बल्कि कोई बेनिफिट, जैसे आपको ड्राइवर दे दिया जाए, आपको टेलीफोन मोबाइल की सर्विस यानी आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट हर महीने लोड करा दिया जाए या कार्ड दिया जाए कि आप ये अमाउंट यूज़ कर सकते हैं उसमें, वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज़ होता है और परक्विजिट का एक अलग सेक्शन भी है कि अगर कोई ऐसा ख़र्चा है जो आप एम्प्लॉयर के लिए ही करते हैं फिर तो वो आपकी सैलरी में शामिल नहीं होगा। यानी ये जो आपको उसने कोई बेनिफिट दिया है, सपोज़ करें 300 रुपये का या 600 रुपये का आपको कार्ड लोड किया और आप मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग में 600-300 तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर उसने आपको 5,000-10,000 का पैकेज दिया तो डेफिनेटली उसमें से वो पोर्शन जो क्लियरली ऑफिस वर्क के लिए यूज़ हुआ है, बेनिफिट यूज़ हुआ है, तो वो तो आप जो है आपकी सैलरी में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अमाउंट क्लियरली आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं वो बेनिफिट आपकी सैलरी में शामिल होना चाहिए। इसी तरह एम्प्लॉयज़ को अक्सर अगर वो किसी होटल में काम कर रहे हों तो उनको खाना फ्री मिल जाता है। ट्रैवल, अगर वो किसी ट्रैवलिंग कंपनी में हो तो डेवू वगैरह, तो उनको ट्रैवल फ्री हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको जिसको कहते हैं कि ये बेनिफिट उनका कहता है द अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, सस्टेनेंस, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल अलाउंस, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सॉरी, ये वाला जो सेक्शन, ये वाला जो पार्ट है वो ये कह रहा है, परक्विजिट्स के साथ वो वाली बात आगे आएगी। ये पार्ट कह रहा है कि कोई भी अलाउंस आपको दिया जाए जिसका नाम कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, रेंट अलाउंस हो, यूटिलिटी अलाउंस हो, एजुकेशन अलाउंस हो, तो वो भी आपकी सैलरी में शामिल होगा, एक्सेप्ट ऐसा अलाउंस जो 100% आपकी एम्प्लॉयमेंट में ही यूज़ हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है ट्रैवल अलाउंस अलाउ किया है, जो सबसे आसान एग्ज़ाम्पल है, ट्रैवल अलाउंस किया है लेकिन आपकी जॉब कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, तो आपका सारा अलाउंस अगर इतना है कि वो बिज़नेस ट्रैवलिंग में यूज़ हो रहा है या आपकी एम्प्लॉयमेंट की ट्रैवलिंग में यूज़ हो रहा है, वो नहीं जो आप घर से ऑफिस तक जाते हैं और ऑफिस से वापस आते हैं, एक्चुअल कस्टमर्स फैक्ट्री या बिज़नेस प्रेमिस पहुंचने के बाद जो आपके कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए जो खर्चा आपको करना पड़ता है उसके लिए आपको ट्रैवल अलाउंस मिला है, तब वो आपकी सैलरी में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं मशवरा दूंगा कि आप इन वीडियोस को देख के, वो लोग जो अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन एज ए टैक्स पेयर भी अगर आप समझ रहे हैं तो आप अपनी सैलरी का स्ट्रक्चर देख के अपने अकाउंटेंट और फाइनेंस वालों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। गलती से वो कोई ऐसा अलाउंस जो सिर्फ आपके बिज़नेस को फ़ायदा दे रहा हो, आपको ना दे रहा हो, तो वो आपकी सैलरी में शायद वो शामिल कर रहे हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ इस साल कुछ उन्होंने इसमें मज़ीद क्लैरिटी दी है, इसलिए लिखा है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड द अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑन एम्प्लॉयज़ ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड अलाउंस विच इज़ पेड इन मंथली सैलरी
on fixed basis or percentage of salary or allowance which is not wholly exclusive necessary or actually spent on behalf of the employer। तो कहने का मतलब यहाँ अगर इसका मेन मतलब समझना चाहें तो अगर आपको बेशक ट्रैवल अलाउंस ही मिल रहा है और आप ट्रैवल भी करते हैं लेकिन आपको हर महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, तो हो सकता है आपका ट्रैवल हर महीने फ़िक्स ना हो तो कुछ पैसे आपको बचते हो, तो तब भी वो आपकी सैलरी में शामिल होगा। इसी तरह ऐसे अलाउंसेस वही है ना जहाँ पर आप ट्रैवल अलाउंस आपको मिल रहा है लेकिन ट्रैवलिंग उतनी नहीं है आपकी साल की, तो हम कह सकते हैं कि ये सारा का सारा एम्प्लॉयर इससे फ़ायदा नहीं उठा रहा है इस ट्रैवल अलाउंस से, इससे पर्सनली भी आपको फ़ायदा है। ये वो कानूनी पॉइंट्स हैं जो अगर अलाउंसेस कम हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अलाउंस की अमाउंट बढ़ती जाती है तो टैक्स वाले फिर इसको दूरबीन से देख के गौर से देख सकते हैं कि कहीं आप और आपका एम्प्लॉयर टैक्स बचाने की खातिर ये टैक्स अवॉइडेंस स्कीम्स तो नहीं कर रहे कि सैलरी एक सर्टन अमाउंट है और उसमें ट्रैवल अलाउंस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सैलरी का 40% ट्रैवल अलाउंस है या सैलरी का 40% एजुकेशनल अलाउंस है, तो फिर देखा जा सकता है कि कहाँ पे जो है एजुकेशनल अलाउंस ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह को मिलता है जिनका काम होता है कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ाएं ताकि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। तो ये डिफरेंट अलाउंसेस डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के पास जाके उनका डिफरेंट मीनिंग होगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं और वो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दे रहे हैं, वो तो फिर आपको महंगाई के हवाले से कोई दे रहे हैं, उसका उनके बिज़नेस से फ़ायदा नहीं है, वो आपकी सैलरी में शामिल होगा। इसी तरह रेंट अलाउंस वगैरह, तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं और एक डिटेल्ड हम देख रहे हैं आज। तो आई होप कि आप फॉलो कर रहे हैं कि एक तो कैश जिस सूरत में भी मिले वो यहाँ पे इंक्लूडिंग ग्रेजुटी, परक्विजिट यानी अदर देन कैश कोई चीज़ मिले वो भी शामिल करना है, और इसके अलावा सी में उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ अलाउंसेस जो मुख्तलिफ वजहों से मिलते हैं वो भी शामिल होगा। याद रखें सैलरी जो है ग्रॉस बेसिस पर टैक्स होती है, तो जब एक दफ़ा क्लियरली पता चल जाए कि ये सारे अलाउंसेस परक्विजिट्स और अमाउंट्स आपकी सैलरी में शामिल हैं तो फिर उस पर ग्रॉस टैक्स लगेगा, जो हम पार्ट 3 में देखेंगे। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती फ़ैन मोस्ट वांटेड वीडियोस, और सेक्शन 149 के साथ विद होल्डिंग का है। हम सेक्शन 12 भी देखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है। अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय दैट इज़ पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर अदर देन एक्सपेंडिचर अर्नड और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसे पैसे जो खर्चा एम्प्लॉय करे और उसको फिर रीइंबर्स हो जाए एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो भी सैलरी में शामिल होगा। इसमें टैक्स बचाने की एक ट्रिक ये भी थी कि कुछ खर्चे एम्प्लॉयज़ करते थे और वो खर्चे फिर एम्प्लॉयर अपना खर्चा शो करते थे लेकिन एम्प्लॉई को फिर वो पैसे दे देते थे। तो सवाल ये उठा था कि जी ये भी सैलरी है, तो सवाल का जवाब यहाँ आ गया आपके पास, हाँ जी। वो पैसे जो एम्प्लॉय खुद से अपने पर्सनल पैसों से खर्च करने के बाद अपने एम्प्लॉयर से वापस ले ले, वो भी उसकी सैलरी में शामिल हो गए। इसी तरह एन अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ कहते हैं कि प्रॉफिट तो साल के आखिर में आता है लेकिन साल के दौरान अगर एम्प्लॉय को कहा जाए कि यार ये कमीशन बोनस हम आपको दे रहे हैं क्योंकि साल आपने काम अच्छा, आप लोगों ने काम अच्छा किया है, साल के आखिर में जो हमें प्रॉफिट होगा उसमें से हम आपको दे रहे हैं, तो वो भी उसकी सैलरी में शामिल होगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव्ड। फिर ये 2-3 एग्जांपल्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, आप मालिक तो नहीं हैं, आप एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन आपको देता है तो वो भी आपकी सैलरी में शामिल होगी। और इसमें ख़ास तौर पे एज कंसिडरेशन फॉर पर्सनस एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशन। सपोज करें आप बहुत वेल नोन बैंकर हैं, आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो आप जब एक बैंक से दूसरे बैंक में जाते हैं तो दूसरा बैंक कहता है कि हम आपको ना सिर्फ सैलरी देंगे, परक्विजिट्स देंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देंगे, बल्कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट अगर हमसे साइन करें तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के टाइम पर भी, अभी आप हमारे एम्प्लॉय नहीं बने लेकिन इस टाइम पर जो हम आपको ये अमाउंट देंगे। कंसिडरेशन का मतलब है कैश दे सकते हैं, हो सकता है वो उनको और भी कोई चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं जो नॉन कैश हो, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी नॉन कैश की या कैश की, वो भी सैलरी होगी। अब टेक्निकल पॉइंट ये है कि इस टाइम पर ये शख्स प्रीवियस बैंक का एम्प्लॉई है, आपके बैंक का एम्प्लॉई नहीं बना, तो आया एम्प्लॉयमेंट से पहले भी अगर कोई बेनिफिट मिलता है जिसका ताल्लुक एम्प्लॉयमेंट रिलेशन से है,
तो वो भी सैलरी में आता है। तो ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं और ये कोर्ट में बहुत सारे केसेस होते रहे प्रीवियस 100 सालों में। तो इसलिए टैक्स लॉ में जैसे जैसे कानून क्लियर होता जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं। आप जब इस सिनेरियो में पढ़ेंगे या आपने विद होल्डिंग करनी होगी, सपोज करें एक एम्प्लॉय आता है जिसको आपका एम्प्लॉयर ये एग्रीमेंट कर रहा है, तो आप परेशान ना हो, बल्कि उसको जो कंसिडरेशन मिलेगी एग्रीमेंट साइन करने पर, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर, वो भी उसकी आप उस साल की सैलरी में लेंगे और उसकी एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे और विद होल्डिंग करेंगे। अगर आप खुद टैक्स पेयर हैं जिसको ये बेनिफिट मिल रहा है एज ए बैंकर, एज ए प्रोफेशनल कि ज्वाइन करें जी, एज ए डॉक्टर आप हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन करें तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, तो उस लिहाज से आप करेंगे। आगे कहते हैं एज कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉयज़ एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी चेंजेस टू एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट। वही कॉन्ट्रैक्ट जो आपने यहाँ साइन किया था, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयर यानी जो आपसे काम ले रहा है उसके बेनिफिट के लिए कोई एग्रीमेंट में कंडीशन में चेंजेस करते हैं या कोई कंडीशन ऐड करते हैं कि जी मैं अब आपकी जॉब छोड़ भी दूंगा लेकिन मैं सिमिलर बिजनेस नहीं करूंगा, तो उस सारी चीज़ों के लिए भी जो आपको कंसिड्रेशन मिलती है, जो नहीं कि कैश मिले, कुछ और भी मिल सकता है, वो सब आपकी सैलरी में शामिल होगी। इसी तरह अगर टर्मिनेशन के टाइम पर वेदर पेड वॉलंटरी और इंक्लूडिंग एनी कॉम्पनसेशन रिडंडेंसी इंक्लूडिंग गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स, इस तरह है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट था 10 साल का लेकिन आपका एम्प्लॉयर कहता है कि अब 7 साल बाद आप हमसे कुछ एडवांस सैलरीज ले लें और आप जॉब हमारी यानी छोड़ दें, तो वो भी सैलरी के हेड के आएगा। मज़े की बात है पिछले 1979 का जो कानून था, जब 1997 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की या टैक्स लॉ को समझना शुरू करा, इस तरह समझे बेसिकली अपने आर्टिकलशिप के ज़माने में, तो इस तरह केसेस आए थे कि गोल्डन हैंडशेक मिला था और वो लोग इसको सैलरी के तौर पे टैक्स कर रहे थे। तो हमने चैलेंज किया था कि ये सैलरी नहीं है बल्कि ये इनकम ही नहीं है और इस पर टैक्स नहीं होगा। तो इसीलिए जब 1979 का कानून, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 के बाद ये वाला आया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021, तो उसमें स्पेसिफिकली ये लफ्ज़ जो है ये हमारी वजह से ऐड किए गए कि हमने चैलेंज किया था। और आप समझ सकते हैं कि जो लोग रिटायर हुए थे और उनको गोल्डन हैंडशेक मिली थी और उस वक्त के कानून में ये मेंशन नहीं था कि गोल्डन हैंडशेक या टर्मिनेशन के टाइम पे जो आपको पैसे या बेनिफिट मिलेंगे वो सैलरी है या वो इवन इनकम की डेफिनेशन में आती है, तो कितना फ़ायदा होगा उनकी, वो सारी टैक्स फ्री इनकम और सैलरी होगी। तो इस तरह जब टैक्स लॉ में कोई चीज़ मेंशन ना हो तो टैक्स पेयर को फ़ायदा होता है। फ्रॉम ए प्रोविडेंट और अदर फंड, मज़ीद एग्जांपल्स दे रहा है, टू द एक्सटेंट टू विच द अमाउंट इज़ नॉट अ रीपेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन made by the employee to the fund in respect of which the employee was not entitled to a deduction। यहाँ वो कह रहा है कि अगर किसी प्रोविडेंट या किसी सुपर एन्युएशन फंड से आपको मिलता है और उसके अंदर वही पोर्शन जो कि आपने अपनी ग्रॉस सैलरी पे प्रीवियस ईयर्स में ये पेमेंट्स पर टैक्स दे दिया होगा, तो एम्प्लॉई ने जो कंट्रीब्यूशन की होगी उस पर लाजमन उसने उस साल में टैक्स दिया होगा। तो वही जो उसकी अपनी कंट्रीब्यूशंस थी उतने हद तक जो है प्रोविडेंट फंड वगैरह जो है पर उसको वो उसकी सैलरी में शामिल नहीं होगा। फ्रॉम प्रोविडेंट और अदर फंड टू द एक्सटेंट टू विच द अमाउंट इज़ नॉट अ रीपेमेंट। इसका मतलब बेसिकली वो ये कह रहा है कि सपोज़ करें कि आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, प्रोविडेंट फंड आपको 1000 रुपये मिलता है, बीच में 400 रुपये आपने कंट्रीब्यूट किए थे, 400 रुपये आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए थे और 200 रुपये आपको उस पर इंटरेस्ट मिला क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया हुआ था। तो 400 रुपये आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, वो तो शामिल नहीं होगा। आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपको उस टाइम पे कंट्रीब्यूट किया था और वो भी आपकी सैलरी में शामिल हो गया, वो 400 भी नहीं शामिल होगा, 800 रुपये शामिल नहीं होंगे, 200 रुपये जो टैक्स नहीं हुए थे उस टाइम पे वो टैक्स होंगे। ये उस पेमेंट की बात कर रहा है, उन पेमेंट्स की बात नहीं कर रहा जो आपके हर साल सैलरी में ऐड होके वो होंगे। इसी तरह वो कहता है, और कोशिश है चूँकि वीडियो को बहुत लेंथी ना करें, यहाँ पर इस वीडियो को हम रोकेंगे क्योंकि मकसद था सेक्शन 149 को एक्सप्लेन करना कि सैलरी पर डिडक्शन किसने करनी है और सैलरी होती क्या, तो वो हमने तकरीबन देख लिया। एज कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉयज़ एग्रीमेंट टू रिस्ट्रिक्टिव, वही बात कि अगर एम्प्लॉई कहता है कि मैं आपके साथ काम छोड़ने के बाद से सिमिलर काम नहीं लूँगा, उसके बदले में भी अगर वो कुछ पैसे ले लेता है। उसके अलावा एनी पेंशन, अब इस पर सवाल उठता है कि नहीं जी पेंशन तो सैलरी में नहीं आती, नहीं,
नए कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में लिख दिया गया कि कोई भी पेंशन, एन्यूटी भी वो होती है पीरियोडिक पेमेंट्स या सप्लीमेंट टू अ पेंशन और एन्यूटी, सैलरी में शामिल होगा, और एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरी अंडर सेक्शन 14। तो बेसिकली सेक्शन 13 में उन्होंने परक्विजिट्स के बारे में बताया है कि अगर आपको नॉन कैश आइटम मिले तो उनको कैसे वो करेंगे, और 14 में उन्होंने बताया है कि अगर आपको एम्प्लॉयर आपके साथ शेयर ऑप्शन, जो कंपनी के शेयर्स हैं, आपको मालिक बनाए, तो वो शेयर्स हासिल करने पर भी वो अमाउंट सैलरी होगी, लेकिन उसकी कैलकुलेशन ज़रा डिफरेंट होती है, क्योंकि मालिक आप फ़ौरन नहीं बन जाते, 5-10 साल आप उस बिज़नेस में या उस जगह पे रहते हैं तो फिर आप बनते, तो उतनी देर तक कितनी अमाउंट आपकी इनकम में शामिल होगी कि नहीं होगी। तो आप देख रहे थे मोस्ट टैक्स दोस्ती फैंस मोस्ट वांटेड वीडियोस पार्ट 2। हम यहाँ सैलरी की बात कर रहे हैं और सैलरी में सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं जो बताता है कि सैलरी क्या है। तो इस वीडियो से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि सैलरी में क्या क्या शामिल है। सैलरी पे विद होल्डिंग कितनी करनी है वो पार्ट 1 में आपको पता चलेगा, और अब पार्ट 3 में हम फर्स्ट शेड्यूल में जाके कुछ बातें करते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आपसे पार्ट 3 में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।